Hello everyone, very warm welcome to all of you. Today we're going to do 100 important polity questions, and with this part we will complete our 200 polity question series. Okay, and जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं. ओके, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं. ओके, एंड जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं. ठीक है, काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है. तो इससे आपका क्या है, क्विक रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का. ठीक है, एंड जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको सीधे मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी? ओके, राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, देन वो इज नोन एज द सिंबल ऑफ रिपब्लिक. गणतंत्र के प्रतीक कौन है? The President of India is known as the symbol of Republic. Okay. Then third, Glorious Revolution took place in which country? Glorious Revolution कौन से देश में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है. ग्लोरियस रेवोल्यूशन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में हुआ था, एंड ये कब हुआ था? इन द ईयर 1688 में हुआ था. ठीक है, एंड इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लड. Okay, next. Under which constitutional amendment the voting age got reduced? कौन से अमेंडमेंट में जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 ईयर एज थी, फिर उससे रिड्यूस करके 18 कर दी गई है. ठीक है, ये की है 61st अमेंडमेंट 1988. ठीक है, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्या है ईयर भी पूछ लेता है, तो 1988 इज आल्सो इंपॉर्टेंट ईयर. ओके, एंड next question, who was the first speaker of Lok Sabha? The right answer is G.V. Mavlankar is the first speaker. Okay, then who designed the national flag of India? Right answer is पिंगले वेंकैया जी ने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग. ओके, नेक्स्ट. अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट पासेस ऑर्डिनेंस? ठीक है, आंसर इज आर्टिकल 123. Next, which article gives protection against arrest and detention in certain cases? Right answer is Article 22. Actually, जो Article 22 है, it is related to, it comes under actually right to freedom. Okay, right to freedom के अंदर आता है ये. ठीक है, एंड राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक कवर करता है. जितने भी आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक वो होते हैं राइट टू फ्रीडम. ओके, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट कैन इशू रिट? कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट इशू करता है रिट? ओके, राइट आंसर इज आर्टिकल 226. ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड 5 प्रकार के टोटल रिट होते हैं. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32. ओके, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32. ओके, नेक्स्ट. The Protection of Women from Domestic Violence Act enacted in which year? 2005 में आया था ये. ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Then next, which is the first state who established institution of लोकायुक्त? पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने लोकायुक्त का स्थापना किया था या एक्सेप्ट किया था? राइट आंसर इज महाराष्ट्र. ओके, एंड अबाउट लोकायुक्त, लोकायुक्त कहाँ पे? स्टेट में होते हैं. ठीक है, ये चेक करते हैं रिलेटेड टू करप्शन वगैरह. ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं स्टेट में वो करप्शन चेक करते हैं. ठीक है, एंड लोकपाल कहाँ पे होते हैं? सेंटर में होते हैं. ठीक है, एंड इनका मैक्सिमम एज ऑफ लिमिट कितना होता है? ईयर एज ऑफ सर्विस होता है 70 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL originated in which country? PIL is the public interest litigation. Okay,
जो कॉन्सेप्ट था PIL का, ये हमने ये US से लिया है और ये कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका से। ओके, नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग इज, राइट आंसर इज 3:2। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, हालांकि SSC CHSL एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है। Then who was the defense minister of India during the Indo-China War of 1962? जब इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था, उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? राइट आंसर इज VK कृष्णा मेनन। ओके, देन who was the first law minister of independent India? राइट आंसर इज BR अम्बेडकर जी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और BR अम्बेडकर जी को बाबा साहेब भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के भी ये हेड थे, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट, वो इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? राइट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कब ये सेटअप हुआ था? ये हुआ था इन द ईयर 1962 में, ओके। एंड किनके द्वारा हुआ था? बाय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ओके। एंड द मेन फंक्शन क्या था इसका? जितनी भी टू एड्रेस करना, मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म एंड, ठीक है, एंड रीजनलिज्म इन इंडिया, ओके। द नेक्स्ट इज द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लोकसभा जो सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में आता है? ये राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, द राइट आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है कि सिटीजनशिप ग्रांट करता है। तो कोई भी फॉरेनर आता है, उसको सिटीजनशिप चाहिए, तो वो कहाँ से परमिशन लेता है? ही गॉट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। एंड सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात कर चर्चा होती है, ओके। एंड दिस कम्स इन पार्ट 2, ये पार्ट 2 में है, ओके। एंड इंडियन सिटीजनशिप एक एक्ट आया था, ठीक है, इन द ईयर 1955 में एक्ट आया था। इसके तहत ही सब चर्चा हुई थी, ठीक है। 1955 के तहत एक्ट आया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की कौन सी होती है? वो है एस्टिमेट कमेटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। एंड एस्टिमेट कमेटी में कितने टोटल मेंबर होते हैं? वो होते हैं 30 मेंबर होते हैं। एंड पूरे सब लोकसभा से होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। 30 मेंबर होते हैं। एंड एस्टिमेट कमेटी को एक ट्विन कमेटी भी बोला जाता है, सिस्टर कमेटी किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ओके। नेक्स्ट, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल इज क्लोजली कनेक्टेड विथ विच कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कैग होते हैं, कौन सी कमेटी से वो उनका लिंक होता है? राइट आंसर इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक्चुअली क्या करते हैं, जो कैग जिनकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को जो भी जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ठीक है, उनको वो सौंप देते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, एग्जामिन करती है जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, ठीक है। एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? इसमें 22 मेंबर होते हैं, ओके। एंड 15 मेंबर होते हैं इसके फ्रॉम द लोकसभा, ओके। एंड 7 मेंबर होते हैं फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। देन राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर,
राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ओके, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो आर्टिकल जो हैं ये सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम, ओके। देन नेक्स्ट, द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज गिवन इन विच लिस्ट ऑफ इंडिया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत की कौन सी सूची में है? देखो 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में वो आते हैं जो कि मतलब जो डिसीजन होते हैं इट इज ऑन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट उसको डिसीजन लेता है उनमें। स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जो कि स्टेट के अंदर होते हैं। कॉन्करेंट में वो आते हैं जिसमें पार्लियामेंट भी ले सकता है, सेंटर भी ले सकता है और स्टेट भी इसमें डिसीजन ले सकता है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल है एंड फैमिली प्लानिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, दोनों ही इसमें डिसीजन ले सकते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, हु मेक्स लॉ ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट? संघ सूची और समवर्ती सूची, जैसा आपको मैंने बताया यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन डिसीजन लेता है? राइट आंसर इज लोकसभा, ओके। नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज कम्स अंडर विच लिस्ट? जितनी भी जो भूमि है और भवन पर जो टैक्स लगता है वो कौन लेता है? स्टेट लेता है, तो ये किसके अंदर आएगा? स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, विच प्रोविजन नीड स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? ठीक है, अगर आंसर है टू चेंज फंडामेंटल राइट्स। देखो अगर हम फंडामेंटल राइट्स को हमें चेंज करना है या फिर अमेंडमेंट करना है कुछ फंडामेंटल राइट्स में, तो हमें पार्लियामेंट में ये जो बिल होगा ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ठीक है, देखो ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, तो याद करो राइट टू इक्वलिटी में जो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी आते हैं, ठीक है, 14 से लेके 18 तक। और जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, याद कर लेना इसको, कई बार एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टेकन कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? हमने जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कौन सी कंट्री से लिया है? राइट आंसर इज अमेरिका, ठीक है। देन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया in 1946 was led by, जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में वो किसके नेतृत्व में था? राइट आंसर इज सर पैथिक लॉरेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन 30 क्वेश्चंस, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले चीफ जस्टिस न्यायाधीश कौन थे? पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर इज हीरा लाल कानिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का ये, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं मैं, सुप्रीम कोर्ट कम्स अंदर आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में इसका मेंशन है, ठीक है। एंड हाई कोर्ट का जो मेंशन है अंडर आर्टिकल 214, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, which article got revoked along with article 370? Here the right answer is article 35A। ये article 370 के साथ इसको remove कर दिया गया है, ठीक है। Then 32nd, by which amendment the UT Delhi and Puducherry participate in the president election? कौन से amendment के तहत दिल्ली एंड पुडुचेरी पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? राइट आंसर इज 17th अमेंडमेंट
एक्ट 1992। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, और उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हो गए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, देन नेक्स्ट, द टर्म इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, जो ये टर्म्स हैं ये कौन से कंट्रीज लिए गए हैं? ये द राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, और फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, फ्रांस रेवोल्यूशन कब हुआ था? इन द ईयर 1789 में। ठीक है, तब ये टर्म्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, देन नेक्स्ट, Who was the first vice chairman of नीति आयोग? ओके, देखो नीति आयोग कब आया था? ये आया था 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। ओके, एंड करंट अभी वो द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग करंट में कौन है अभी बताओ? देखिए द राइट आंसर राजीव कुमार। ओके, एंड सीईओ कौन है अभी? अमिताभ कांत है। बट पूछ रहे फर्स्ट वाइस चेयरमैन, तो यहाँ पे अरविंद पनगरिया जी थे। ठीक है, द नेक्स्ट 35th, विच कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन लैंग्वेज बेसिस? कौन सी एक समिति का गठन हुआ था जिसको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट उसका स्थापना करना था, संगठन करना था ऑन द लैंग्वेज बेसिस पे? ठीक है, फैजल अली कमेटी इज द राइट आंसर। ठीक है, और फैजल अली कमेटी कब आया था? ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन द ईयर 1953 में। ओके, देन 36th, which committee is related with center state relation? राइट आंसर सरकारिया कमेटी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछता है ये। और ये कब इसका इंट्रोडक्शन किया गया था? 1983 में इसकी स्थापना की थी कमेटी की। ठीक है, 1983 में। And the main purpose of introducing this committee was to examine the center-state relation on various portfolio. Okay, and suggest करने थे कई changes। ठीक है, इस कारण से इस कमेटी का गठन किया गया था। Okay, then next 37th, the amendment in the official languages by the parliament is done by। देखो, अगर कोई भी चेंजेस अमेंडमेंट करने हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, वो होंगे बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। ओके, एंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है अभी 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल ऑफिशियल अपने पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये 8th शेड्यूल में दी हुई हैं। ठीक, गिवन इन 8th शेड्यूल। एंड इसमें बताओ कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, जो कि अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है? वो है नेपाली। ठीक है, एंड इंग्लिश इसमें इंट्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आती है, नेपाली आती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी फॉरेन लैंग्वेज है जो कि इंट्रोड्यूस है, दैट इज नेपाली। ओके, द नेक्स्ट 38, who was the chairman of the Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? यूनियन पावर कमेटी के कौन चेयरमैन थे? राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, देन नेक्स्ट, which constitutional amendment deleted the right to property from the list of fundamental right? Right to property पहले एक fundamental right था, but after 44th amendment, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया था एंड इसको लीगल राइट बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो राइट आंसर 44th अमेंडमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फिर आर्टिकल 300 आर्टिकल 300 ए में इसको इंसर्ट कर दिया गया है एज अ लीगल राइट। ओके, एंड ये अमेंडमेंट कब किया गया था? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। ओके, नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन against the Union Council of Minister can be initiated.
in the Lok Sabha only. Okay. Then next, the chairman of the Public Account Committee in the Indian Parliament is, जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो हमेशा लीडर होते हैं अपोजिशन पार्टी के. ओके. The next, the Panchayat Raj system in India was introduced under which article of the Constitution? देखो पंचायत राज इसको आर्टिकल 40 में इंसर्ट किया गया है. ठीक है. एंड इसको इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट में लाया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत. ओके. एंड जो पंचायत राज सिस्टम है ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 11th शेड्यूल में. The next, what should be the gap between first no confidence motion and second no confidence motion? ठीक है, पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? राइट आंसर इज 6 मंथ. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ सकता है. ठीक है, 6 महीने का गैप होना चाहिए. देन नेक्स्ट, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंसर्ट की गई थी? इन द ईयर 1976 में. ठीक है, एक्चुअली क्या 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ था. ओके. उसके तहत 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी. ठीक है, बट अभी क्या है, प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ठीक है, एंड 11वां कौन सा है? जो 6 to 14, 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन. ओके. अगर क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंसर्ट की गई थी? इन द ईयर 1976. राइट आंसर. देन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आर्टिकल 368 ये अमेंडिंग प्रोसीजर बताता है, अमेंडमेंट्स जितने भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड ये जो है अमेंडमेंट ये हमने किससे लिया था? ये हमने लिया था साउथ अफ्रीका से. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिया था साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट, which article provides equal opportunity for all citizens in public employment? Here right answer is article 16. ठीक है, ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, एंड आर्टिकल 16 ये किसके अंदर आता है? राइट टू इक्वेलिटी. ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आर्टिकल्स इसमें आते हैं. Then next, the election commission is established under the article. Election commission को establish किया गया है under article 324. ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन को रिलेटेड. एंड अभी अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? अभी हैं सुनील अरोड़ा जी. ठीक है, वो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहले हैं अभी अशोक लवासा जी. ओके, एंड सेकेंड वन इज सुशील चंद्रा जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल? हियर द राइट आंसर इज आर्टिकल 110. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आर्टिकल 110 ये मनी बिल से रिलेटेड है. एंड मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ओनली इन लोकसभा. ओके. द नेक्स्ट, which schedule is related with distribution of power between union, state and concurrent list? ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है. ठीक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, इट इज इन 7th शेड्यूल. काफी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट, आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, आर्टिकल 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन संसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये 10th शेड्यूल में दिया गया है. एंड ये इंसर्ट किया गया था
52nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है, 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था और ये 10th शेड्यूल है। जो पंचायती राज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो जो ट्रांसफर की गई है अथॉरिटी पावर की फ्रॉम सेंटर टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट 53rd, द पावर टू क्रिएट और एबॉलिश द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंग्स टू दी, ठीक है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए जो पावर होती है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट चाहे उसको क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और या तो उसको एबॉलिश कर सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है ये। द नेक्स्ट 54th, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं। व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर कन्वीनिंग इन द लोकसभा? लोकसभा में कार्य होने के लिए, ठीक है, कितने लोगों की उपस्थिति वहां पे मौजूद होनी चाहिए? आंसर है 1/10, 1/10 ऑफ द टोटल द सीट्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है, इतने लोग वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे कार्य लोकसभा का कंटिन्यू होने के लिए, चलने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज PAC इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओके। तो चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसमें कितने 22 मेंबर होते हैं। Who calls the joint session of two houses of parliament? Right answer is president, president, ठीक है। The next, the maximum number of nominated members to the Rajya Sabha, राज्य सभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? आंसर इज 12 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और किस फील्ड से किए जाते हैं? ये होते हैं आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क से। द नेक्स्ट, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट, which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system? ऐसे कौन सी वैसी प्रोसेस है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है बाय द इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम? आंसर इज 0R। 0R ये इंडियन पार्लियामेंट की देन है, ठीक है, और इसको कई वर्ल्ड की पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट और उनको फॉलो कर रही है उनके पार्लियामेंट सिस्टम में। एक्चुअली 0R ये इंट्रोड्यूस किया गया था in the year 1962 में by Jawaharlal Nehru ji, okay, and in 0R the members of the parliament they can raise any issue, कोई भी इशू वो रिलेट रेज कर सकते हैं, वहां पे उठा सकते हैं जो भी रिलेटेड होंगे पब्लिक इंपॉर्टेंस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इन इंडिया द रेस्टिट्यूटरी पावर्स आर वेस्टेड विथ, जो रेस्टिट्यूटरी पावर्स होती हैं वो किनके पास है? देखो, रेस्टिट्यूटरी पावर्स वो होती हैं जो कि यूनियन से स्टेट एंड द कॉन्ग्रेस लिस्ट में नहीं आती हैं। तो वो पावर्स किसके अंतर्गत आती हैं? पार्लियामेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट 62nd, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? आंसर 500, ओके। एंड मिनिमम कितनी होती है? दैट इज 60, ठीक है, 60 होती है मिनिमम, ओके, याद रखना इसको। द नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, द राइट आंसर इज मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा वो ही चुनते हैं स्पीकर को, ठीक है। द नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक। देन 65th, द अथॉरिटी टू प्रोरोग द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विथ, संसद के दोनों सदनों को बहस करने का अधिकार किनके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन
In order to be recognized as an official opposition group in the parliament, how many seats should it have? देखो कितनी सीट से होती है 1/10 1/10 ऑफ द टोटल सीट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जितनी कोई अगर ऑफिशियली तौर पे किसी भी एक पार्टी को ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए ऐसा ऑपोजिशन पार्टी, तो उसको 1/10 सीट उसको चाहिए होगी। ठीक है, the term education belongs to, right answer is concurrent list। ठीक है, then the term fraternity in the preamble of the Indian Constitution means a sense of, देखो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ओके ठीक है, भाईचारा। एंड जो टर्म है फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, द नेक्स्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल सिटीजनशिप किसका है? एक फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो जिसमें क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमॉन्ग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज। जो इंडिया है वो क्वैसी फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो भी लोग इलेक्ट किए जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। ठीक है, द नेक्स्ट 71, द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट। राइट टू वोट क्या है? एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देन इन विच ईयर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। देखो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो उसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। ठीक है, उसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एडवाइजर कौन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के? वो थे डॉक्टर BN राव। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली इट स्टार्टेड फंक्शनिंग। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, पार्ट 8 यूटी के बारे में बात करता है। ओके, यूनियन टेरिटरीज एंड यूटी जो है आर्टिकल 239 से लेके 242 तक आता है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? राइट आंसर इज 250, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में मैक्सिमम। ओके, उसमें से 234 चुने जाते हैं स्टेट से आते हैं। ठीक है, 4 आते हैं 2 यूटी से। ठीक है, इसमें से 2 यूटी जो कि दिल्ली एंड पुडुचेरी है, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ट्रेड यूनियन ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल दैट इज कैग ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीव्ड एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ। देखो कैग का जो मेन रोल होता है वो क्या करते हैं? कैग वो ऑडिट करते हैं जितने भी एक्सपेंडिचर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एंड द गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनके। ठीक है, ऑडिट करते हैं, बट वो लोकल बॉडीज की नहीं करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज लोकल बॉडीज, वो ओनली करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी गवर्नमेंट कंपनीज। वो लोकल बॉडीज की वो तभी करते हैं जब उनको रिक्वेस्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड दी और बाय द गवर्नर। ओके, then 77th, the council of minister in a state assembly holds office during the pleasure of, right answer is governor। The next, ad hoc judge can be appointed in the Supreme Court। Ad hoc
जजेस जो होते हैं जिनकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअली जो नियुक्ति होती है उनकी वो टेम्पररी होती है, ठीक है, वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा और वो सलाह लेते हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, who was the second woman to become the president of the Indian National Congress in 1925 and the first Indian woman to do so? Right answer is Sarojini Naidu. पहली कौन थी? एनी बेसेंट, ओके। और दूसरी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय वुमेन थी। द नेक्स्ट, विच ऑफ द आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? राइट आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21, ये सस्पेंड नहीं किए जाते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। एंड आर्टिकल 20 21 ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, ओके। द नेक्स्ट, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द, ओके, हियर द राइट आंसर इज कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ये लीडर होते हैं लोअर हाउस के। द नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स? ठीक है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई भी घोषित कानून को घोषित किया गया है, कोई भी कानून, तो सभी अदालतों को वह बाध्य होगा, सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। दैट इज आर्टिकल 141, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द नेक्स्ट, द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय? द राइट आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, या तो वो कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है 2 या फिर उससे ज्यादा स्टेट्स के लिए या फिर यूटी के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, एक्चुअली क्या आर्टिकल इसका 32 होता है, ठीक है, यहाँ पे वो मिस हो गया आंसर, आर्टिकल इसका होता है 32। The national anthem was adopted by the Constituent Assembly in, right answer is 24 January 1950, ठीक है, इस समय नेशनल एंथम हमारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द नेक्स्ट, अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। और अपनी जो कंट्री है इंडिया, इसमें क्या है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अमॉन्ग द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज। जो अपनी इंडिया है एक मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मिक्स फॉर्म ऑफ फेडरल एंड द यूनिटरी, ठीक है। फेडरल इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ देखो डिवीजन है पावर का, ठीक है, एंड यूनिटरी इसलिए है क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, उनके पास पावर नहीं है कि वो इस यूनियन से वो अलग हो सकें, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे मिक्स है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। द नेक्स्ट, व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? जो व्हील होता है वो अशोक चक्र, वो ब्लू कलर में होता है और वो रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट, who administer the oath of office to the members of council of minister in a state? कौन ओथ दिलवाता है? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में उनको दिलवाता है गवर्नर, ठीक। द नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कितने शब्दों से मिलके बना है? राइट आंसर इज 117369 वर्ड्स, ओके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, एंड ओरिजिनली यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे अपने यहाँ,
22 parts and 8 schedule. बट अभी करंट में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं. द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी होती है? यहाँ पे क्या आंसर मिस हो गया है. लार्जेस्ट कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी. ओके, और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और वो होते हैं फ्रॉम लोकसभा ओनली. जोनल काउंसिल वर्क प्रोवाइडेड अंडर, द राइट आंसर इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. ओके, एंड जो आइडिया ये था बाय जवाहरलाल नेहरू जी. द इंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू, पूरी कंट्री है ये 5 जोनल काउंसिल में डिवाइडेड है. ओके, द नेक्स्ट, मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन इन विच आर्टिकल. इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है. ये द राइट आंसर इज आर्टिकल 55. ठीक है, जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 55 में दिया हुआ है. और हमने जो मेथड ऑफ इलेक्शन है प्रेसिडेंट का प्रोसीजर, वो हमने कौन से कंट्री से लिया है, फॉलो किया है, वो किया हमने आयरलैंड से. ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आते हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज द, यहाँ बजट की बात कर रहा है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं. ओके, एंड इट इज गिवन इन आर्टिकल 112. The contingency fund of the state is operated by, right answer is governor. The next, the president can proclaim national emergency only on the written advice of union cabinet. Okay, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 352. The governor of a state is accountable for all his action to, right answer is president. क्यों? क्योंकि जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. और गवर्नर कब तक ऑफिस अपना होल्ड कर सकते हैं? ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इसलिए गवर्नर जो भी एक्शंस होते हैं उनके अकाउंटेबल हैं फॉर टू द प्रेसिडेंट. ओके, द नेक्स्ट, which of the following enjoy constitutional authority to decide the share of the state in the taxes? Right answer is the finance commission. Okay, and finance commission का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 280. ठीक है, who enacts the law for the those UT which do not have legislative assembly. किसी यूटी में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहां पे लॉ कौन वहां पे उसके लॉ बनाता है या फिर इनेक्ट करता है? ये द राइट आंसर इज पार्लियामेंट. ओके, द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, न्यायपालिका का कार्य क्या है? टू इन्फोर्स एंड इंटरप्रेट लॉज. ओके, और ये हमारा 100 क्वेश्चन था. आई होप काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये लेक्चर. और इसके साथ हमारे जो 200 क्वेश्चन की सीरीज जो थी पॉलिटी की वो कंप्लीट हो गई है. एंड जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मिल सके. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू.